अंडरग्राउंड गोल्डन ब्रिक्स। सूरज नाम का एक लड़का काम की तलाश में दर दर भटकते हुए एक गांव में पहुंचता है। उस गांव में मोतीलाल नाम का एक ब्रिक्स का व्यापारी रहता है। मोतीलाल एक बहुत ही नेक इंसान होता है और वो हर किसी की मदद भी करता है। ये बात जानकर सूरज मोतीलाल जी के पास जाता है और कहता है, सर जी, क्या आपके पास कोई काम है करने को? मुझे काम की बहुत जरूरत है। काम तो मिलेगा बेटा, लेकिन ईमानदारी से करना होगा। बेईमानी मेरे पास नहीं चलेगी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा मालिक। बस कुछ दिनों का रहने का इंतजाम कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बस कुछ दिनों की ही बात है। ठीक है, तुम यही रह सकते हो। दिन भर काम करना और रात को इस ऑफिस में सो जाना। इस तरह से सूरज मोतीलाल जी के पास काम करने लगता है। वो दिन में काम करता और रात को गोडाउन में ही सो जाता था। सूरज बहुत ही मेहनत और लगन से काम करता है। ये देखकर मोतीलाल भी उस पर बहुत खुश रहता है। मोतीलाल का एक मदन नाम का मैनेजर होता है। वो सूरज से हमेशा ही टेढ़ी बात करता था, कभी अच्छे से उसके साथ बात नहीं करता और जानबूझकर वो सूरज को ज्यादा काम बताता और उसे कुछ ना कुछ कहते ही रहता था। तभी एक रात सूरज जब सो रहा होता है, उसे कुछ आवाज आती है और वो नींद से उठ जाता है। वो आवाज की तरफ चुपके से जाता है तो देखता है कि मोतीलाल का मैनेजर मदन कुछ लोगों के साथ कोई सामान लेकर जा रहे थे। सूरज को कुछ गड़बड़ लगती है और वो भी चुपके से उनके पीछे जाता है। सूरज देखता है कि मदन और उसके साथी ब्रिक्स फैक्ट्री के अंडरग्राउंड में जाते हैं। सूरज वहां देखता है कि वहां पर ढेर सारे सोने की ईंटें पड़ी हुई है। मदन और उसके लोग अच्छे से उसे रख रहे हैं। ये देखकर सूरज समझ जाता है कि मदन अपने मालिक से छुपाकर उनकी फैक्ट्री में स्मगलिंग का काम कर रहा है। सूरज उनकी सारी बातें सुन लेता है और सोचता है, इस तरह से तो मेरे मालिक मुश्किल में पड़ जाएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। सूरज वहां से जाने वाला ही होता है कि तभी मदन उसे देख लेता है और तुरंत अपने लोगों से कहकर सूरज को पकड़ लेता है और वही उस अंडरग्राउंड में एक कमरे में बंद कर देता है। और दूसरे दिन से वो ऐसे पेश आता है जैसे कि उसे कुछ पता नहीं। इधर मोतीलाल सूरज को ना देखकर मदन से पूछता है, अरे मदन, ये सूरज कहाँ गया? आज दिख नहीं रहा। मालिक, कल ही उसने पगार ली और अपने गांव चला गया है। अरे ऐसे कैसे? वो हमेशा मुझे बोल कर जाता है, एक बार अभी तक मुझे बोला भी नहीं। ठीक है, जब वापस आएगा तब मुझे बताना। ठीक है मालिक, आ गया तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। ये कहकर मदन अपने काम में लग जाता है। इधर सूरज उस अंडरग्राउंड कमरे में बंद ही रहता है और मदन का स्मगलिंग का काम अपनी आंखों से देखता ही रहता है। लेकिन एक दिन सूरज मौका देखकर उस कमरे से छूटकर भाग निकलता है और वो सीधे मालिक मोतीलाल के पास जाता है। सूरज की यह हालत देखकर मोतीलाल जी कहते हैं, अरे सूरज, ये क्या हुआ तुम्हें? और तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मालिक, मालिक, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ मालिक। क्या? ये क्या कह रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो तुम? मालिक, आपके ही मैनेजर मदन ने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो अंडरग्राउंड में स्मगलिंग का व्यापार करता है मालिक। अच्छा, तो मेरे ही नाक के नीचे वो ये गंदा काम कर रहा है। चलो मेरे साथ। मोतीलाल और सूरज कुछ लोगों के साथ अंडरग्राउंड में जाता है और वहां का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। वहां पर ढेर सारी सोने की ईंटें रखी हुई होती है। तभी मदन भी वहां पर आता है। उसे देखकर मालिक कहते हैं, क्यों मदन, कैसे चल रहा है स्मगलिंग का व्यापार? मालिक, आप यहाँ कैसे मालिक? अरे, तुम्ही ने तो कहा था कि सूरज गांव चला गया है, इसलिए उसे लेने के लिए इधर आ गया मैं। और यहाँ देखा तो तुमने उसे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है। क्यों? मुझे मुझे माफ कीजिए मालिक, मैं भाग गया था मालिक, मुझे माफ कीजिए। माफी वाफी बाद में बेटा, अब तो जेल में जाकर चक्की पीसनी है तुझे। ऐसा कहकर मोतीलाल जी उसकी कुछ नहीं सुनते और पुलिस को बुलाते हैं और स्मगलिंग का सारा माल पकड़वा कर वो सूरज को अपना नया मैनेजर बना देते हैं। अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजा। रात के समय हस्तिनापुर विलेज में अपर्णा नाम की एक लड़की अपने सर पर एक पेटी रखकर जल्दी जल्दी चलते हुए एक पुराने बंगले के अंदर गई। पहले से ही छोटू नाम का एक चोर था। उसके पास एक गटरी थी। वो कहता है, दीदी, किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं छोटू, तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं दीदी, कोई नहीं देखा। दोनों बातचीत कर रहे थे। इतने में सायरन बजाते हुए एक पुलिस वैन उनके गांव में आकर खड़ी होती है। पुराने बंगले में से छोटू और अपर्णा जीप की ओर देखते रहते हैं।
पुलिस जीप में से इंस्पेक्टर शंकरलाल बाहर निकलता है और इधर उधर देखकर फिर से जीप में बैठ जाता है और जीप वहां से चली जाती है। अपर्णा कहती है, हमें पुलिस से बच के रहना है। हम अगर पकड़े भी गए तो जान जाने पर भी अपने बारे में कुछ नहीं बताना है। मेरे प्राण चले जाए लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं। अपर्णा सर पर पेटी रखकर आगे बढ़ती है। छोटू बैग को बगल में लगाकर अपर्णा के पीछे चलते रहता है। उस बंगले में आधा टूटा हुआ एक पिल्लर के पास पहुंचते हैं। वहां एक दरवाजा नीचे पड़ा हुआ रहता है। अपर्णा अपने पास की एक बड़ी सी चाबी निकालकर उस दरवाजे को खोलती है। नीचे की ओर सीढ़ियां दिखाई देती है। दोनों पेटी और बैग लेकर उस अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। वहां बहुत सारे पेटी और बैग रखे रहते हैं। वहां पर सोने के गहने, चांदी के बर्तन और बहुत सारा पैसा और पैसों का हिसाब करने वाला मशीन के साथ साथ कंप्यूटर भी रहता है। छोटू कहता है, दीदी और कितने दिन तक ये सब करेंगे? जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। ठीक है दीदी, मैं घर चलता हूँ। माँ राह देख रही होगी। ठीक है, सावधानी से जाना, पुलिस घूम रही है। अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है और अरेस्ट होकर जेल चले जाना। डरो मत दीदी, मैं सावधानी से जाऊंगा। ऐसा कहकर छोटू वहां से बाहर निकलता है। अपर्णा ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती है। फिर वापस आकर मशीन से पैसा हिसाब करती हुई कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है कि तभी बंगले से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई नजर आने पर वहां से निकलकर जल्दी जल्दी घर पहुंचता है। छोटू की मां भवानी उसका इंतजार करती हुई खिड़की के पास खड़ी रहती थी। बगल से बाहर निकला छोटू इधर उधर देखते हुए कोई देख तो नहीं रहा ये चेक करके वहां से निकलकर जल्दी घर पहुंचता है और सब कुछ दीवार के पास से छुपकर इंस्पेक्टर सुधीर देखते रहता है। वो इंस्पेक्टर कहता है, यह कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, लेकिन क्या यह समझ में नहीं आ रहा। एक दिन जरूर हाथ लगेगा मेरे। इस तरह सोचकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अंडरग्राउंड में अपर्णा कंप्यूटर में सारा हिसाब एंट्री करके सो जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात अपर्णा और छोटू दोनों मिलकर चुराया हुआ सारा पैसा अंडरग्राउंड रहस्यमय जादुई दरवाजे से अंदर जाकर देखता है। तुरंत ही अपर्णा कितना पैसा आया हिसाब करके कंप्यूटर में एंट्री करती रहती है। हर रात पेट्रोलिंग करते हुए इंस्पेक्टर सुधीर देर से घर पहुंचता है और छोटू पर नजर रखता है। उसे पकड़ने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी तरह छोटू बच ही जाता है। इससे इंस्पेक्टर सुधीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि बिना किसी आधार के अरेस्ट करना ठीक नहीं होगा। किसी ना किसी दिन इसे जरूर पकड़ूंगा। सुबह होते ही अपर्णा वापस घर आती है। उसकी मां गरम गरम कॉफी लाकर अपर्णा को देती है और अपर्णा पेपर पढ़ती है। हमारी चोरी के बारे में अभी पेपर में नहीं आया। स्ट्रेंज है, कंप्लेंट करेंगे तो भी क्या करेंगे, सारा काला धन ही तो है। माँ, ऑफिस में वर्क ज्यादा हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इतना कहकर वहां से वो जाने ही वाली होती है। इतने में इंस्पेक्टर सुधीर अपर्णा के घर आता है। इंस्पेक्टर सुधीर को देखकर अपर्णा बिना घबराए उसके पास आती है। अपर्णा को देखकर इंस्पेक्टर सुधीर कहता है, क्या आप अपर्णा है? हाँ कहिए। छोटू आपको क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है, बताइए क्या हुआ। हर दिन रात को देर से घर आ रहा है। उसकी मां ने हमें कंप्लेंट दी है। यह सच नहीं है, सच सच बताइए, यहाँ क्यों आए हो। आप बहुत गलत कर रही हो। किसी ना किसी दिन आप मेरे पकड़ में आओगे। उस समय कारण जानकर आप हमें छोड़ देंगे। चुपचाप इंस्पेक्टर सुधीर वहां से चला जाता है। रात होने पर इंस्पेक्टर सुधीर पुराने बंगले के पास राह देखता रहता है। इतने में अपर्णा और छोटू मिलकर 2 गठरी लेकर उस बंगले के अंदर से आते हैं। इंस्पेक्टर सुधीर उन्हें फॉलो कर रहा था, ये बात वो नहीं जानते थे। तभी अपर्णा चाबी से ताला खोलती है। छोटू और अपर्णा दोनों अंदर चाय पर आए हुए थैलों को लेकर रिलैक्स होते रहते हैं। इतने में सुधीर अंदर आता है और कहता है, अच्छा
तो ये है आपके अंडरग्राउंड रहस्यमयी जादुई दरवाजे का घर। सारा चोरी किया हुआ माल यहां रख रहे हो। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। आप चाहे तो हमें अरेस्ट कर लो, लेकिन ये सारा पैसा इस लिस्ट के बराबर पहुंच जाना चाहिए। हम पर भरोसा करिए। इस तरह सुधीर उन्हें अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देता है और उस लिस्ट के बराबर पैसा पहुंचा देता है।